आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कम समय में मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसमें इसमें मेरे शिक्षक साथियों ने सहयोग किया है, सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग लगे रहिए, मैं भी पूरी मेहनत से आपको जो भी कंटेंट है वो देता रहूं। जैसे कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान, और आज हम आ गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद। आज की वीडियो में अनुच्छेद 12 और 13 को समझेंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 को समझते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्योंकि ये भाग 3 पढ़ रहे हैं हम अब भारतीय संविधान का, और ये भाग 3 12 से 35 तक है। हालांकि भाग 3 में एक सिंपली आप ये सुनते होंगे, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। लेकिन चूंकि मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक है, उससे पहले हम ये जानते हैं 12 और 13 में क्या है। 14 से शुरू है, पहला मूल अधिकार विधि के समक्ष समानता, जो 14 से 18 तक है। लेकिन उससे पहले हम 12 और 13 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्योंकि मूल अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि राज्य क्या है। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उसमें ये बताया गया, 4 बताए गए हैं पॉइंट इसमें कि राज्य क्या है। तो पहले यही है, भारत सरकार एवं संसद। क्लियर है, जो भारत सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, संसद है, संसद तीनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा पॉइंट ये है, राज्य सरकार और विधानमंडल। राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, यहाँ भी 3 चीजें हैं। वही जहाँ 2 चीजें हैं वहां 2 चीजें, मतलब खाली विधानमंडल भी है, और बाकी जहां पर विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तो ये भी राज्य माने जाएंगे। फिर सभी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी में जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, टाउन एरिया है, ये सब स्थानीय प्राधिकारी माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य प्राधिकारी, ये थोड़ा सा समझने का है। अन्य प्राधिकारी, ये तीनों पॉइंट तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाते हैं। जैसे भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, जो भी बोर्ड वगैरह है, स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। यहाँ पर 2 चीजों के बारे में अन्य प्राधिकारी में सवाल बहुत पूछे गए थे कि ये राज्य है या नहीं। अन्य प्राधिकारी, क्योंकि अन्य प्राधिकारी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही, कुछ मैं आपको केस बताऊंगा जिनमें कि ये बताया है ये राज्य है या नहीं। तो पहला एक सवाल आया था, क्या विश्वविद्यालय राज्य है, यूनिवर्सिटी। तो पहला केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई। इसमें यह कहा गया कि विश्वविद्यालय जो है वो राज्य नहीं है। लेकिन इसके बाद जो केस आया उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस बाद में यह कह दिया गया कि विश्वविद्यालय भी राज्य है। ठीक, क्यों कह दिया गया, क्योंकि इसमें यह है भाई, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास राज्य बनाम शांताबाई AIR 1953, ये केस था। कभी कभी आपको सन भी याद होना चाहिए। इसमें यह कहा, इस बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि अन्य प्राधिकारी में केवल वे प्राधिकारी ही सम्मिलित हैं जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्राइवेट कंपनी। यूनिवर्सिटी राज्य नहीं है, ये बात कही गई यूनिवर्सिटी ऑफ शांताबाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई के केस में। लेकिन उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 का ये केस था, 62 का, इसमें यह कह दिया गया कि शांताबाई के निर्णय को उलट दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो कोई विधि या उपविधि का निर्माण करते हैं। यानी विश्वविद्यालय भी विधि और उपविधि बनाते हैं, इसलिए उसने भी राज्य माना गया। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखना। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास राज्य बनाम शांताबाई के केस में विश्वविद्यालय को राज्य नहीं माना गया था, और उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस था, इसमें विश्वविद्यालय को भी राज्य मान लिया गया। अब चूंकि विश्वविद्यालय की तरह बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो जो जिनको कह सकते हैं कि हम
ये वो भी विधि और उपविधि का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से एक केस आया था सुखदेव बनाम भारत संघ, सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ 1975 में। इस केस में बहुत अच्छा निर्णय दिया गया सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ के बाद में। 1975 का ये केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस है। 1975 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया कि जीवन बीमा निगम LIC, वित्त निगम ONGC भी राज्य सबके अंतर्गत आते हैं। यानी अब जो कारपोरेशन थे, सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ के केस में 1975 में यह निर्धारित किया गया कि ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। फिर जो लीडिंग केस है वो है रमन्ना दयाराम सेठी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में यह कहा गया कि जो राज्य किसी भी संस्थान को राज्य मानने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इस केस में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो PN भगवती थे। उन्होंने निर्धारित किया कि राज्य की किसी संस्थान को राज्य माना जाए उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व निर्धारित कर दिए। जैसा नंबर 1, क्या निगम की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा धारित की गई है। जैसे कोई राज्य बनता है तो क्या निगम बनता है तो क्या राज्य ने उसकी संपूर्ण पूंजी दी है। नंबर 2, क्या निकाय पर राज्य का व्यापक नियंत्रण है। नंबर 3, क्या निकाय के कार्यों की प्रकृति सार्वजनिक है। नंबर 4, क्या निकाय पहले राजकीय था। नंबर 5, क्या निकाय राज्य द्वारा संरक्षित है। यानी अगर ये 5 पॉइंट हैं तो यह माना जाएगा कि ये राज्य है। इसके अलावा भी जस्टिस PN भगवती ने कहा कि उपरोक्त तत्व मात्र दृष्टांत है और इसके अतिरिक्त भी अन्य कसौटियां हो सकती हैं। इसके अलावा एक केस और था शीला बारसे बनाम सेक्रेटरी चिल्ड्रन ऑफ एंड सोसाइटी के बाद में कहा बालक सहायता संघ को भी राज्य माना गया। फिर एक सवाल और उठा, क्या न्यायपालिका राज्य है। इससे लीडिंग 2 केस हैं। पहला केस आया था नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में यह कहा गया कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। हालांकि अमेरिका में यह मान लिया गया है कि न्यायपालिका राज्य है। तो नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में यह माना गया न्यायपालिका राज्य नहीं है। हालांकि उसके बाद एक केस आया AR अंतुले बनाम RS नायक। इस केस में यह कहा गया कि न्यायपालिका राज्य है, चूंकि AR अंतुले बनाम RS नायक एक छोटी खंडपीठ का केस था और नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य बड़ी खंडपीठ का केस था। तो अभी तक ये क्लियर है कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। ये अनुच्छेद 12 था राज्य के बारे में। अगर कोई डाउट हुआ करे आप लोगों को तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। हो सकता है कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, लेकिन जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अनुच्छेद 12 से आपको बताए। अब अनुच्छेद 13 को समझते हैं कि 13 में क्या है। जैसा कि अभी हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था, अब अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 13 में है विधि। यानी अनुच्छेद 13 में विधि के बारे में बताया गया है। लो, अनुच्छेद 13 को 3 पार्टों में बांटा गया है। पार्ट 1 ये कहता है, इसका ये देखिए, बहुत ध्यान देने की बात है, ये तीनों पार्टों से क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है कि विधि को कहाँ प्रावधानित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अनुच्छेद 13 में। विधि को क्यों प्रावधानित किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी मूल अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। तो पहले ये जान लेते हैं विधि क्या है और उसको लागू कैसे किया जाता है। 3 पार्टों में बांटा गया है। अनुच्छेद 13 पार्ट 1, इसमें ये कहा गया था संविधान लागू होने के ठीक पहले, यानी विधियां तो उससे पहले से बनने लगी थी। 1950 से पहले भी विधियां थी। अंग्रेजों ने काफी सारे लॉ बनाए थे। जैसे जो पुरानी IPC थी वो भी 1860 की थी, यानी वो तो बहुत 100 साल पहले की थी जब हम आजाद हुए लगभग। एविडेंस एक्ट 1872 का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी वही चल रहा है 1872 का, TPA 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यानी जब संविधान लागू हुआ तो उस वक्त भी बहुत विधियां थी, इसीलिए अनुच्छेद 13(1) बनाया गया और इसमें यह कहा गया कि संविधान लागू होने के ठीक पहले भारत में लागू विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों से असंगत है।
क्योंकि ये तो हो गई उन विधियों के बारे में बात जो संविधान लागू होने से पहले थी। अब बात ये, जो संविधान लागू होने के बाद भी आज तक भी विधियां बन रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी, क्योंकि लॉ तो बनाना संसद का काम है। आगे प्रॉब्लम आएगी, लॉ में चेंजेस होंगे, लॉ बनेंगे। इसीलिए अनुच्छेद 13 पार्ट 2 में ये कहा गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के विरुद्ध हो या मूल अधिकारों को छीनती हो या मूल अधिकारों को कम करती हो। यानी आगे भी ये उसी वक्त कह दिया गया अनुच्छेद 13(2) में कि अब आगे भी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। फिर ये बताया गया कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये भी अनुच्छेद 13 के पार्ट 3 में बताया गया। पार्ट 3 में ये बताया गया कोई भी कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। अध्यादेश, आदेश, विधि, उपविधि, नियम, परिनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा भी विधि के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या रूढ़ि और प्रथा भी संविधान में विधि के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल आते हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 के पार्ट 3 में। यहां तक ये क्लियर। अनुच्छेद 13 को 3 पार्टों में बांटा गया, तीनों पार्ट हमने समझ लिए। पार्ट 1 ये कहता है कि जो संविधान लागू होने से ठीक पहले की विधियां थी वो उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो भाग 3 से असंगत हैं या मूल अधिकारों को छीनती हैं, ठीक, या शून्य करती हैं, तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। पार्ट 2 में ये कहा गया आगे भी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के विरुद्ध हो या मूल अधिकारों को छीनती हो। पार्ट 3 में ये बताया गया विधि क्या है, तो कहा गया कोई भी आदेश, अध्यादेश, विधि, उपविधि, नियम, परिनियम, रूढ़ि या प्रथा विधि के अंतर्गत आते हैं। यानी अब ऐसी रूढ़ि और प्रथा भी अवैध होगी जो कि मूल अधिकारों से असंगत है। अनुच्छेद 13(3) में यही परिभाषा दी गई है। अब लेकिन अनुच्छेद 13 में 4 सिद्धांत भी बताए गए हैं। ये तो बेरेक्ट की बात थी, अनुच्छेद 13(3) यहां तक 4 सिद्धांत ये हैं। पहला है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, दूसरा है अधित्याग का सिद्धांत, तीसरा है पृथक्करण का सिद्धांत, चौथा है न्यायिक पुनर्विलोपन यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है, इनको हम समझते हैं। जैसे पहला है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। जैसे कि जब संविधान लागू हुआ तो विधियां जो चल रही थी, लेकिन क्या हुआ तो उनमें जो ऐसे नियम थे जो कि मूल अधिकारों के विरुद्ध थे तो उन पर एक ग्रहण लग गया, यानी उन पर आच्छादन लग गया, एक ग्रहण लग गया, वो वहीं तक शून्य हो गए। लेकिन यदि आगे अगर संसद ने उस ग्रहण को हटा दिया तो वो विधियां पुनर्जीवित हो जाएंगी। इसी को देखो कहा गया है आच्छादन का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया है आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 पर आधारित है, यानी पार्ट 1 पर आधारित है। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के बाद उस मात्रा तक, यानी एक मात्रा दी गई है, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों से असंगत है। पूरी विधि शून्य नहीं होगी, सिर्फ उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों से असंगत है। अर्थात ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती हैं बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं, अर्थात सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। इसी को ही आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित जो पहला केस था, बहुत लीडिंग केस था, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। आप लोग अगर वीडियो देखा करें तो अगर समय हो तो एक रफ कॉपी भी लेकर बैठा करें, उसमें पॉइंट नोट करने बड़ा जरूरी होते हैं। जैसे आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का सिद्धांत। इस केस में क्या था कि इस बाद में ये प्रश्न था कि सुषुप्त विधि को क्या पुनर्जीवित किया जा सकता है। वही चीज कि जैसे जब कोई उससे पहले विधि चल रही है, संविधान लागू होने से पहले, अब संविधान लागू हुआ या अब कोई नया नियम बना, तो जब संविधान लागू हुआ तो जो मूल अधिकारों से असंगत है वो विधि तो कैसी हो गई, सुषुप्त अवस्था में चली गई। तो इस भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में ये बात उठी क्या इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस केस में यह था कि मोटरयान अधिनियम 1947 की धारा 7 के तहत ये प्रावधान था कि सरकार मोटर व्यापार को अधिनियमित कर सकती है और संविधान लागू होने के पश्चात भाई 19 जो सरकार मोटर व्यापार को अधिनियमित कर सकती है, मोटरयान अधिनियम 1947 की धारा 7 के अंतर्गत। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(g) का अधिकार प्राप्त हो गया और नागरिकों को व्यापार करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई।
किंतु मध्य प्रदेश सरकार ने 1951 यानी 1951 में मोटर व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। न्यायालय ने इसे वैध माना और आच्छादन का सिद्धांत लागू किया और ये कहा कि आच्छादन का सिद्धांत लागू होने के उपरांत, मतलब अगर फिर संसद ने एक नया नियम बना दिया है तो वह विधि पुनर्जीवित हो गई। ठीक, कहा कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान लागू होने के उपरांत विधियों पर भी लागू होता है। तो दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में ये निर्धारित किया गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानेतर विधियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य होती हैं। अब बात यह आती कि आच्छादन का सिद्धांत के संविधान लागू होने के बाद भी माना जाएगा। तो दो केस थे, दीपचंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसमें यह कहा गया संविधान लागू होने के बाद जो विधियां लागू होती हैं उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, किंतु फिर गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स एवं दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर के मामले में यह निर्धारित किया गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानेतर विधियों पर भी लागू होता है। तो यानी आच्छादन के सिद्धांत में एक ये भी प्रश्न आया, क्या संविधानेतर यानी संविधान के बाद जो विधियां होंगी उन पर आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। तो दो केस थे, एक केस था दीपचंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक केस था सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इनमें यह कहा गया संविधान के बाद जो विधियां लागू होती हैं यानी संविधानेतर, इन पर के आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। लेकिन फिर दो केस आए, एक आया श्री अंबिका गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स और दूसरा था दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर। इन मामले में यह कहा कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानेतर विधियों पर भी लागू होता है। यानी इस वक्त जो है इसको ये कह सकते हैं आच्छादन का सिद्धांत लागू है। दूसरा केस है अधित्याग का सिद्धांत, ये वाला। अब बात क्या आती है, क्या अधित्याग का सिद्धांत क्या है? तो उसमें यह है, क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग सकता है? यह है अधित्याग का सिद्धांत। तो हमारे यहाँ यह सिद्धांत माना गया कि अधित्याग का सिद्धांत का अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता। हमारे यहाँ ये नेगेटिव है, हम अपने मूल अधिकारों को चाहकर भी नहीं त्याग सकते। जैसे भाई हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को जैसे चाहें जिए, लेकिन क्या हमें मरने का अधिकार शामिल है? नहीं है। हमें हाथ पर अपनी मर्जी से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। हम अपने मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकते। इसमें कहा गया है कि अधित्याग के सिद्धांत से अभिप्राय है कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल अधिकार न केवल व्यक्ति के हित के लिए हैं बल्कि लोक नीति के रूप में उपबंधित हैं। क्या कारण है इसका? ये लोक नीति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकता, जबकि अमेरिका में मूल अधिकारों को त्यागा जा सकता है। इससे भी एक संबंधित लीडिंग केस है बहराम खुर्शीद बनाम बंबई राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में यह निर्धारित किया गया कि कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने या स्वयं को दोषी बनाने के लिए अधिकृत नहीं है और ना ही नागरिक राज्य से यह कह सकता है कि उसके साथ भेदभाव हो और वो उसको मान ले। दूसरा लीडिंग केस था विशेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर के बाद में यह निर्धारित किया गया कि भारत की बहुसंख्यक जनता निर्धन एवं अशिक्षित है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करे। यानी अधित्याग का सिद्धांत का ये मतलब है कि आप अपने मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकते। तीसरा जो सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? वो ये है, जब किसी अधिनियम का कोई भाग या धारा असंवैधानिक होती है तो प्रश्न ये उठता है क्या उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया जाए या केवल उस भाग को शून्य घोषित किया जाए जो मूल अधिकारों से असंगत है। इन्हीं मामलों को निपटाने के लिए पृथक्करण के सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। कहा गया किंतु यदि अवैध भाग वैध भाग से इस प्रकार जुड़ा हो कि उसके शून्य घोषित होते हुए पूरा अधिनियम अवैध हो जाएगा तो पूरे अधिनियम को भी असंवैधानिक घोषित करना पड़ेगा। इसमें लीडिंग जो केस है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसमें यह कहा गया, इस बात में निर्धारित किया गया कि एक धारा संवैधानिक और उसको शून्य घोषित करने से अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये केस थे। इसमें 3 केस और थे लीडिंग।
बम्बई राज बनाम बलसारा, रमेश रोमेश थापर बनाम मद्रास राज, IRMDC बनाम भारत संघ। तो अधित्याग का सिद्धांत ये था। लास्ट है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसमें है? न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून पारित करते हैं, राज्य पारित करते हैं या केंद्र सरकार पारित करती है, तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये जुडिशियल रिव्यू की पावर प्राप्त है कि यदि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? तो प्रोफेसर ES कॉर्विन के अनुसार, प्रोफेसर ES कॉर्विन है, इन्होंने जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ये बताया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मारवारी बनाम मेडिसन के बाद में जस्टिस मार्शल द्वारा लागू किया गया था। ये भी पूछते हैं जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था? तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। किस केस में? मारवारी बनाम मेडिसन में। जज साहब कौन थे? जस्टिस मार्शल। फिर 4 केस और इंपोर्टेंट हैं, उनको हम इसमें पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू के केस में। पहला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। बहुत लीडिंग केस है केशवानंद भारती का, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसको अलग से भी सर्च कर लेना और एक वीडियो इस केस पर भी बनाई जाएगी। इस बाद में जस्टिस खन्ना ने निर्धारित किया संघीय व्यवस्था में राज्य एवं संघ में शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। जैसे कि मैंने जब अनुसूची आपको पढ़ाई थी तो 7वीं अनुसूची में ये बताया था संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था की मूल व्यवस्था ही यही है कि राज्य एवं केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है और यदि ये दोनों विधियां बनाकर एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करती हैं तो न्यायिक पुनर्वलोकन द्वारा इस पर अंकुश लगाया जाता है। यदि मान लीजिए राज्य सरकार बनाती है कोई कानून और वो केंद्र सरकार के उसमें अतिक्रमण करती है, केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्य सरकार के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है, तो केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू द्वारा इसको रोका जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण केस है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है और इसका संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता और ये आधारभूत ढांचा है। यानी एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में जो जुडिशियल रिव्यू है इसको की बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया कि संविधान का आधारभूत ढांचा है। बहुत बार क्वेश्चन आया किस केस में है? तो एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। दूसरा केस है मद्रास राज्य बनाम BG राव। इस बाद में न्यायमूर्ति पातंजलि शास्त्री ने निर्धारित किया कि न्यायालयों को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया, इसलिए न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति इन्हें दे दी गई है। चौथा केस तो और अच्छा है, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस बाद में जस्टिस HL कन्हैया ने निर्धारित किया कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 13 मात्र चेतावनी के लिए रखा है, इसकी अनुपस्थिति में भी कोई अधिनियम संवैधानिक है या नहीं इसका निर्णय करने की शक्ति न्यायपालिका को है। तो ये आज की वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 और 13 बनाए थे। कल एक कमेंट आया था वीडियो में, प्रीति मैडम ने किया था, हमारी शिक्षक साथी हैं, कि सर आपकी वीडियो का समय कम है, लॉन्ग टाइम की बनाइए। तो आज कोशिश करिए लॉन्ग टाइम की, थोड़ी लॉन्ग टाइम की वीडियो है लेकिन कृपया इसे जरूर देखिए, बहुत अच्छी है अनुच्छेद 12 और 13 के लिए। धन्यवाद।